तो अब जो है गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, कौन थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गुप्त में ना, तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुए, जो 240 से 280 ईस्वी में तक शासन किए हैं। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ 280 से 320 ईस्वी। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक या सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने के कारण पाया गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, ठीक है, जिसने इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख की रचना की। ठीक है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाइयान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य पर धारण किया था। ठीक है, और टोटल विक्रमादित्य की संख्या कितनी है? 14। सबसे विख्यात विक्रमादित्य यही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, शाव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्रा एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रमग्न थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरि, छपनक, फलिक ज्योतिष के विद्वान थे। ठीक है, फलित ज्योतिष के विद्वान थे। अमर सिंह कोशकार थे। शंकु वास्तुकार, बेताल भट्ट, घटक पर्ल, बड़ामिहिर जो खगोल विज्ञानी थे, एवं बररुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मताब्दी थे, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी में एक गुफा का निर्माण करवाया। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रचंड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त हुआ, जो 415 से 454 ईस्वी तक शासन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त ने करवाया। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 445 से 467 ईस्वी तक हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित स्वदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता है। एक
दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक को उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति हुआ करता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाटभाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ठीक है। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र के भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भूराजस्व कुल उत्पाद का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात्श्रम यानी विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर कुछ भूमियां हैं। ठीक है। उसको देखिए किस भूमि को क्या कहते हैं। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र, वास करने वाले भूमि को वास्तु, पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसके कहते थे सिल, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे कहते हैं अपरहत। ठीक है। सिंचाई के लिए राहत या घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल के उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्या जंगल में शावर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के क्षति होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के क्षति होने का उल्लेख है। गुप्त काल के वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बताया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 की गुप्तकालीन है। जिसमें गुफा संख्या 16 में उत्कृष्ट मरणोत्सन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं के संबंधित चित्र उत्कृष्ट किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश में अवस्थित है। विंध्य पर्वत को काटकर ही इन गुफाओं को बनाया गया है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र यानी संस्कृत में जो है को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा आता है। इसे 5 भागों में बांटा है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, उपलब्ध प्रणास और उपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। इसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की वास्तविक कारण बताया। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहरज्जक एवं लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और
भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकानव्य ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। गुप्त काल में पल काव्य ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा। नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। यज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, याद रहेगा ना। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जन के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल में है। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या मिट्टी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की गाथा है, जो द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ठीक है, हुआ। ऐसी प्रथम रचना है भगवद गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। बुझे बुझे बुझे।